हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। सेकेंड सेमेस्टर के लिए आज हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के लिए क्लास संख्या 10। क्लास संख्या 10 है और लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न इस ढंग से आपको बताए जाएंगे कि आपके जो है वस्तुनिष्ठ भी, अति लघुत्तरीय भी और लघुत्तरीय तीनों जो है आपके हैंडल हो जाएंगे। और इसके बाद एक और क्लास लूंगा, उसके बाद जो है ये सामाजिक विज्ञान क्लास खत्म हो जाएगी, अंग्रेजी क्लास शुरू होगी और बहुत ही एग्जाम नजदीक आ चुका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना असफल क्यों हो गई? डीएलएड 2019 में पूछा गया है। देखिए, इस सेशन में 30 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 30 प्रश्न है। थोड़ा सा ये लंबा रहेगा सेशन, धैर्य बना के बैठिएगा। ठीक है, और अब तो धैर्य बनाना जरूरी भी है क्योंकि एग्जाम नजदीक है। मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना असफल क्यों हो गई? ठीक है, देखिए, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सुल्तान ने संभवतः पीतल यानी कि फरिश्ता के अनुसार, ये फरिश्ता और बर्नी क्या है? एक तरह से साहित्यकार है। और तांबा, पीतल और तांबा की धातुओं को सिक्के चलाए जिसका मूल्य चांदी के रुपए के टका के बराबर होता था। ठीक है, इसने क्या किया कि एक सांकेतिक मुद्रा चलाया जो कि किसकी थी? तांबा की थी और पीतल की थी। और ये किसके बराबर थी? चांदी के रुपए के बराबर थी। सिक्का को ढालने का राज्य नियंत्रण नहीं कर सका और उसके लिए जाली टकसाल बन गए। ठीक है, जो सिक्कों का ढालने जो है तरीका है उस पर राज्य नियंत्रण नहीं कर पाया और जाली टकसाल खुल गए। जाली टकसाल मतलब कि अवैध टकसाल खुल गए। जैसे कहते हैं ना कि जाली नोट बन रही है, इस समय कहते हैं, उस समय जो है अवैध टकसाल खुल गए। लगान जाली सिक्के से दिया जाने लगा जिससे अर्थव्यवस्था ठप हो गई। सांकेतिक मुद्रा चलाने की देखिए, अब जब लोग जो है टकसाल खोल दिए, मतलब कि जाली जो है जाली टकसाल खुल गया, तो गलत तरीके से जो है जो सांकेतिक मुद्रा थी उसका क्या होने लगा, लोगों ने जाली रूप से उसका तैयार करना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, उसी से लोग अपना टैक्स भरने लगे। अब हुआ क्या कि अर्थव्यवस्था क्या पड़ गई, वहां की ठप पड़ गई। ठीक है, देखिए, ये भ्रष्टाचार आज ही से नहीं है, उस समय भी भ्रष्टाचार हुआ करता था। सोच सकते हैं उस समय भी लोगों ने जाली टकसाल खोल दिया। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है इस चीज को। लगान, देखिए, लगान जाली टकसाल से दिया गया जिससे अर्थव्यवस्था क्या हो गई? ठप हो गई। सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा जो है चीन और ईरान से मिली थी। कहाँ से मिली थी? चीन और ईरान से जो है सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा मिली थी। वहां के शासकों ने इन योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया, जबकि मोहम्मद तुगलक का प्रयोग क्या रहा? विफल रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है जाली टकसाल पे अपना नियंत्रण नहीं कर सका। सुल्तान को अपनी इस योजना की सफलता का भयानक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, आर्थिक क्षति का सामना जो है बहुत बड़ा क्षति होता है किसी भी साम्राज्य का या किसी भी अर्थव्यवस्था का। ऐसा नहीं, तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाने से पहले जांच पड़ताल न की हो। इनसे पहले 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कुबलई खां ने कागज की मुद्राएं चलाई थी और उनका प्रयोग सफल भी हुआ था। ठीक है, इनसे पहले जो है चीन में कुबलई खां थे जो कि कागज की मुद्रा चलाए थे, वहां पे वो सफल हो गया था। ठीक है, और इसी क्रम में फारस के शासक गाई खातू खां ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे जिसमें कुबलई खां का प्रयोग सफल हुआ और फारस के शासकों का असफल रहा। हालांकि फारस के शासकों का क्या रहा? असफल रहा। अतः चीन के शासक कुबलई खां के प्रयोग से सीखकर उसने ऐसा किया, लेकिन वह असफल रहा। जो चीन के शासक कुबलई खां थे उससे प्रेरित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने यह प्रयोग किया था। तांबा और पीतल का जो है सांकेतिक मुद्रा चलाया था, लेकिन असफल था क्योंकि जाली टकसाल खुल गए और जाली टकसाल खुलने की वजह से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। जलप्रपात क्या होता है? ठीक है, देखिए, जलप्रपात सभी लोग जानते हैं, घूमने जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है इसको अपनी भाषा में लिखना है। जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई पर स्थित खड़े ढाल के ऊपर भाग से अधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जब किसी नदी का जो है जल ऊंचाई से खड़े ढाल से नीचे गिरता है तो वह क्या होता है? नीचे गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। समस्या ये है क्यों बनता है? कठोर और मुलायम चट्टानों की परतें जो है क्षैतिज और लंबवत अवस्था में मिलती है तो यह स्थिति बनती है। ठीक है, मान लीजिए कहीं कठोर, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कठोर है चट्टान, नदी ऐसे बह रही है और यहाँ पे मुलायम चट्टान है। तो ये मुलायम चट्टान को क्या कर देगी? कट कर देगी, कट कर देगी, कट कर देगी। और ये चट्टान तुम कठोर नहीं कटेगा
और इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक क्या बन जाएगी, खड़ी ढाल बन जाएगी, एक खड़ी ढाल, और इसी को क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मंद ढालों पर बहती हुई प्रौढ़ नदियां पार्श्व अपरदन और क्षैतिज अपरदन अधिक करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। भूमिगत जल का महत्व क्या है, डीएलएड 2019 में पूछा गया है। भूमिगत जल का महत्व क्या है, डीएलएड 2019 में ये बात पूछी गई है। देखिए, दुनिया के कई सबसे बड़े शहर और कई छोटे शहर और कस्बे मीठे पानी के प्रमुख स्रोत रूप में भूजल पर निर्भर है। ठीक है, कह रहे हैं कि भूजल में भूमि से जो जल निकलता है, नलकूप द्वारा, कुएं द्वारा, ठीक है, कुआं द्वारा, नलकूप द्वारा, तालाब द्वारा, ये सब क्या है, भूमिगत जल है। इसका क्या महत्व है, देखिए, ये मीठे पानी के स्रोत हैं और ये शहरों को, गांवों को, ठीक है, छोटे छोटे कस्बों को, सबको जो है इससे क्या मिलता है, पीने का मीठा जल मिलता है। विशेषकर विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों पर निर्भरता और भी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। लोकतंत्र गणराज्य से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है कि लोकतंत्र गणराज्य से क्या समझते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार की एक रूप है जहां सत्ता निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के पास होती है, जो उनकी ओर से कानून नीतियां बनाते हुए लागू करते हैं। अपने भारत देश में ही देख लीजिए, सरकार किसकी बनती है, लोगों द्वारा निर्वाचित लोग जो है क्या करते हैं, हम ही पे शासन करते हैं, हमारा क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में, और हमारे लिए क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं और नीतियां तैयार करते हैं। तो ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से क्या होता है, शासन होता है। ठीक है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य एक गणतंत्र और लोकतंत्र से, लोकतांत्रिक गणराज्य में क्या है, दोनों है, लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, शब्दों से ही क्लियर हो रहा है, अपनाए गए सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार के रूप में कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के कोई 2 गुण लिखिए। ठीक है, 2 गुण क्या, कई गुण बता देंगे आपको। ठीक है, श्रेष्ठ जो बैंकिंग प्रणाली है उसके 2 गुण ये पूछ रहे हैं। देखिए, बैंकों का सुदृढ़ होना आवश्यक है, बैंकों का क्या होना आवश्यक है, सुदृढ़ होना आवश्यक है। बैंकों के पास पर्याप्त तरलता होना आवश्यक है, तरलता मतलब कि पर्याप्त धन होना आवश्यक है, तभी वो लोन दे पाएंगे। ठीक है, बिना लोन के जो है सिस्टम नहीं चल पाएगा। ठीक है, बैंक का ठीक है, बैंक का सुदृढ़ होना आवश्यक क्यों है, मतलब कि वह मजबूत स्थिति में हो, यानी कि घाटे की स्थिति में न हो। ठीक है, एक श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के लिए देश के आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होना आवश्यक है। एक श्रेष्ठ बैंकिंग के लिए प्रणाली के लिए देश की जो आर्थिक परिस्थिति है उसको समझना, उसके अनुसार अपने आप को खुद को तैयार रखना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। बैंकिंग प्रणाली समन्वित होना चाहिए, अर्थात विभिन्न बैंकों में न तो कहीं आवश्यक प्रतियोगिता हो। ठीक है, बैंकिंग प्रणाली से समन्वित होना चाहिए, अर्थात विभिन्न बैंकों में न ही तो कहीं आवश्यक प्रतियोगिता हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस चीज को हम लोग थोड़ा समझते हैं। आपसे जो है मैं कहता हूं कि यहाँ जो है इस चैनल पे फ्री शिक्षा अभियान हम लोग चला रहे हैं, फ्री शिक्षा अभियान, और मैं ये संकल्प लिया हूं कि आजीवन चलता रहेगा। ठीक है, फ्री शिक्षा एकदम, 1 रुपया जो है किसी से नहीं लेना, बस आपको इतना करना है कि सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक और शेयर करना है। ठीक है, बस इतना करेंगे तो थोड़ा लोगों तक पहुंचेगा, और जो भी धन आएगा यूट्यूब वगैरह से, वो जितने लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, बस इतना कर देना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य बताइए, डीएलएड 2019 में पूछा गया है। उपभोक्ता का अधिकार और कर्तव्य आपको बताना है। देखिए, उपभोक्ता का अधिकार क्या है, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है उसको। अगर कोई जो है प्रोडक्ट, उत्पाद आपके जीवन को, आपके धन को या खतरनाक तरीके से जो हानि पहुंचा रहा है, तो आप जो है इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं उपभोक्ता फोरम में। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना चाहिए। प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर वस्तु और सेवाओं को उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि अगर मार्केट में प्रतिस्पर्धा है तो उसके हिसाब से आपको जो है रेट मिलना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है। ठीक है, उपभोक्ता का क्या कर्तव्य है, उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक है कि उस वस्तु की रसीद अवश्य ले ले। ठीक है, एवं वस्तु की गुणवत्ता, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, माप तौल, उत्पाद निर्माण तिथि, उपभोग की अंतिम तिथि,
गारंटी वारंटी, पेपर, गुणवत्ता व निशान जैसे ISI मार्क, इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखे, ठीक है, और उसको जेहन में रखे ताकि जो है उसको सही तरीके का उत्पाद प्राप्त हो सके और कंपनियों पर भी दबाव पड़े कि वो सही तरीकों का उत्पाद बनाएं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप वर्णन कीजिए। डीएलएड 2019 में पूछा गया है, भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप वर्णन कीजिए। देखिए, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का शुरुआत जो है 1854 में मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना के साथ हुआ, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय पूंजी और उद्यमिता थी, ठीक है। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत जो है 1854 में हुई थी, और यह क्या हुई थी, इसकी हुई थी मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल से हुई थी, ठीक है। औद्योगिक विकास का मतलब है एक ऐसी प्रतिष्ठान जो विनिर्माण या औद्योगिक प्रक्रियाओं को अंजाम दे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या करे, अंजाम दे, और क्या करे, इसमें बिजली उत्पाद, खाद्य उत्पाद, खाद्य उप उत्पाद, प्रसंस्करण, कागज उत्पादन, कृषि रसायन उत्पादन, रासायनिक प्रक्रिया, भंडारण शामिल हो सके, ठीक है। इतनी सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल सके, किसमें, उत्पादन में, औद्योगिक विकास में, तभी जो है औद्योगिक विकास हो पाएगा। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या क्या सुधार किए थे, ब्रिटिश 2016 में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी जो है, खिलजी वंश का एक जो है क्या था, बहुत ही तेज तर्रार शासक था, और पद्मावती वाला फिल्म देखे होंगे, उसमें आपने उसको थोड़ा सा उसके कैरेक्टर को समझ पाए होंगे। तो सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या क्या सुधार किए थे। देखिए, पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों के लिए नकद वेतन की व्यवस्था की थी। नकद वेतन यानी कि धन से, यानी कि रुपए से जो है उसको, जो उसमें की मुद्रा थी उससे जो है क्या देने की व्यवस्था की थी, उनको सैलरी, तनख्वाह देने की व्यवस्था की थी। तो उसके पहले क्या था, उसके पहले जमीन ले जाओ, एक भूखंड ले जाओ, उस पर जो है क्या करो, अपना खेती बाड़ी करो, यही तुम्हारा क्या है, तुम्हारा यही वेतन है, ठीक है। इसके शासनकाल में सैनिकों की नियुक्ति सीधे अर्ज ए ममलूक के द्वारा होती थी, और सेना के रंगरूटों का रिकॉर्ड रखा जाता था। सेना के जो भी रंगरूट थे उनका रिकॉर्ड रखा जाता था, और अर्ज ए ममलूक के द्वारा सीधे क्या होती थी, नियुक्ति होती थी सैनिकों की। इसके शासनकाल में दाग, घोड़ों को दागना, हुलिया या चेहरा सैनिकों के लिए स्पष्ट नियमावली प्रथा की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसके शासनकाल में घोड़े को दागना, हुलिया या चेहरा सैनिकों के लिए स्पष्ट नियमावली की शुरुआत की गई थी। तो इतने सारे जो है इसने चेंजेस किए सेना के संगठन में, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी योजनाएं लागू की, BTC 2016 में पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी योजनाएं लागू की, उसको हम लोग ध्यान से थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है अत्यंत महत्वाकांक्षी सुल्तान था। अत्यंत महत्वाकांक्षी होना का मतलब क्या है कि उसकी ये इच्छा होती है अपने आप को विकसित करने का, अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, ठीक है। इसे महत्वाकांक्षा कहते हैं। वो अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण विश्व इतिहास में प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। दोआब में कर वृद्धि कर दिया, दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद यानी कि देवगिरी को राजधानी बनाने की योजना बना डाली, सोना चांदी के सिक्कों के जगह जो है तांबे के सिक्के चलवाए, सांकेतिक मुद्रा भी, उसके बारे में हम लोग पिछले प्रश्न में बात कर चुके हैं। विजयों की कथित योजना बनाना आदि योजनाएं थी जिनको कार्य के रूप में परिणत किया गया और फिर वापस भी ले लिया गया। यानी कि देखिए, कहते हैं ना कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन होना भी जरूरी है। डिसीजन तो ये सही लेता था, हालांकि विद्वान भी बहुत बड़ा था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी डेवलप होती थी कि ये जो है उसका साथ जो है परिस्थितियां नहीं देती थी, और जो है क्या होता था, फ्लॉप माना जाता था, ठीक है। योजनाओं को बनाना, लागू करना और वापस लेना, धन और समय क्या थी, बर्बादी थी। तो पूरे जो है अर्थव्यवस्था क्या होती थी, उसमें ध्वस्त होती थी, और इससे जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है कई क्षेत्रों में, कई सेक्टर में क्या रहा, असफल रहा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। वेनसांग ने हर्षवर्धन के विषय में क्या क्या लिखा है, BTC 2016 में पूछा गया है। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था, क्या क्या लिखा है उसने। वेनसांग ने हर्ष की विषय में लिखा है कि हर्षवर्धन एक प्रजापालक एवं उदार शासक था। क्या था, प्रजापालक एवं उदार शासक था, जिसने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी। हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए भूतियों, प्रांतों, विषयों यानी कि जिलों, जिलों को विषय कहते थे, प्रांतों को भूतिया कहते थे, ग्रामों को विभाजित किया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। अशोक के धम्म के विषय में अपनी टिप्पणी लिखना है आपको, ठीक है। अशोक के धम्म के विषय में अपनी टिप्पणी लिखना है। पहला पॉइंट क्या है,
अशोक का धम्म, देखिए मैं जो है यहाँ पे हर प्रश्न को अगर पूरा डिटेल में लिखने बताऊंगा तो बहुत ही समय लग जाएगा, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, अशोक के बारे में थोड़ा भी जो भी जानते हैं लिख दीजिए, ठीक है। अशोक मौर्य वंश का शासक था, उसका जो है जन्म इतने से इतने समय हुआ, इसके पिताजी बिंदुसार थे, इसके दादाजी ये थे, ठीक है। और ये बहुत ही वो क्या था, प्रतापी राजा था, इसने यहाँ यहाँ तक शासन चलाया, ये सब लिखना है आपको। जो मेन पॉइंट है, जो क्वेश्चन में पूछा रहा है, जो क्वेश्चन का क्रक्स है, उसको मैं आपको जो है क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, और कोशिश है कि आप जो है अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो देखिए अशोक का धर्म जो है मूल रूप तत्वों से युक्त है। अशोक ने वैदिक धर्म के मूल तत्वों की सदा याद रखा, जैसे दया, करुणा, क्षमा, धृत, शौच इत्यादि बौद्ध और जैन धर्म के में यही मूल तत्व हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, वैदिक धर्म के जो मूल तत्व थे उसको याद रखा। अशोक के धर्म के नैतिकता और सदाचरण मूल आधार है, ठीक है। नैतिकता और सदाचरण, ठीक है, ये क्या है, इनके धर्म का मूल आधार है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। शैलों के प्रमुख प्रकार बताइए, ठीक है। शैलों के प्रमुख प्रकार बताइए, यानी कि चट्टानों के प्रमुख प्रकार बताइए। चट्टान मुख्यतः जो है आग्नेय और शादी और कायांतरित 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आग्नेय चट्टान जो है पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से निर्मित होते हैं। जो ज्वालामुखी फटती है उसमें से जो मैग्मा निकलती है वो ठंडा होने के बाद जो है किसका निर्माण होता है, आग्नेय शैल का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ एक मुख्य बिंदु है कि हमारी पृथ्वी जो है प्रारंभ से ही गर्म एवं पिघली अवस्था में थी, अतः पृथ्वी की ऊपरी आवरण के ठंडा होने से पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान ही बना, ठीक है। हमारी पृथ्वी जो पहले से ही गर्म थी और पिघली थी, और जब ठंडा हुआ तो सर्वप्रथम जो है आग्नेय चट्टान ही यहाँ पे बनी। इसी से आग्नेय चट्टानों का प्रारंभिक चट्टान भी कहा जाता है। प्रारंभिक चट्टान इसलिए कहते हैं कि शुरुआत से ही हमारे यहाँ पे क्या है, आग्नेय चट्टानें ही थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। स्थितियों के आधार पर अंतर्निर्मित और बहिर्निर्मित प्रकार की होती हैं। सूर्य ताप, वर्षा, पाला आदि द्वारा चूर्ण किए गए पदार्थों को नदी या हिमनदी बहाकर हवा उड़ाकर किसी झील या समुद्र या अन्य निचले भागों में परत जमा कर देती हैं। तो इन्हें जमा किए गए पदार्थों को अवसाद या निर्मित चट्टानों या उसको अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब यही चट्टान सूर्य ताप, वर्षा, पाला इत्यादि द्वारा जो है टूट फूट जाते हैं, पानी की द्वारा बहा के एक जगह जमा किए जाते हैं, परत बाई परत जमा हो जाते हैं, तो एक जो है लेयर बाई लेयर एक चट्टान का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि चट्टानों की परतें पाई जाती हैं अतः इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसमें चट्टानों में परत पाई जाती है इसलिए क्या कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक ताप, दबाव और दोनों के प्रभाव से आग्नेय और शादी अन्य परिवर्तित चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तित होने जाने से बनने वाले चट्टान को परिवर्तित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अगर कोई चट्टान नीचे दब गया है तो पृथ्वी के ताप और दाब की वजह से जो आग्नेय और अवसादी चट्टान नया रूप धारण करते हैं, उनकी संरचनाओं में जो नया चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, रूपांतरित या परिवर्तित चट्टान कहते हैं। तो हम लोग तीनों पॉइंट को देख चुके हैं। आप लोग जो है इसको पॉइंट बना के आसानी से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। भूकंप आने के क्या कारण है, भूकंप के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है। देखिए भूकंप आने के क्या कारण है, भूकंप के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। भूकंप आने से असल वजह जो है टेक्टोनिक प्लेट में तेज हलचल होती है। जो टेक्टोनिक प्लेट में तेज हलचल होती है उसकी वजह से जो है क्या आता है, भूकंप आता है। इसके अलावा उल्का के प्रभाव, यानी कि उल्का बहुत ज़्यादा तेज धम्म से गिर रहा है पृथ्वी तो वहाँ की जमीन हिल जाएगी। ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो भी आती है। माइन टेस्टिंग, अगर माइन टेस्टिंग किया जाता है, माइन को करने के लिए जो है डायनामाइट फोड़ा जाता है तो भी जो है क्या होता है, भूकंप आने का चांस बनता है। न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है तो भी भूकंप आता है। ये जो है भूकंप को महसूस किया जा सकता है इन सब चीज़ों में भी। लेकिन मुख्य कारण क्या है, नेचुरल जो प्राकृतिक है वो है टेक्टोनिक प्लेट। अगला बिंदु क्या है, बिल्डिंग, पेड़ों और ओवरपास, बिजली, टेलीफोन आदि के तारों के पास नीचे रुकने से बचें। जब भी भूकंप आए तो बिल्डिंगों में, पेड़ के नीचे, ओवरपास, खुले मैदान में जाने की कोशिश करें। खुले मैदान की बात है, अन्य जगहों पे जो है न रुकें। सावधानी से भूकंप के रुकने के बाद आगे बढ़ें। अगर भूकंप रुक जाता है तभी आगे बढ़ें। सड़कों, पुलों जैसे रैंप से बचें, जैसे भूकंप द्वारा क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। सड़कों से, पुलों से और रैंप से बचें, ये क्या हो सकते हैं, भूकंप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर हो तो कोशिश करें कि रूम के कोने में खड़े हो जाएं या टेबल के नीचे चले जाएं या
कोई चौकी वगैरह है, तख्ता वगैरह, उसके नीचे चले जाएं, ये सब ध्यान रखें। ये जो है भूकंप से बचने की सावधानियां हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? जो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार जो है सिकंदर के भारत पर आक्रमण से राजनीतिक एकीकरण का प्रोत्साहन मिला। ठीक है, राजनीतिक रूप से क्या होने लगा? एकीकरण होने लगा, जिससे छोटे राज्य किसमें मिल गए? बड़े राज्यों में मिलने लगे। ठीक है, उनको लगने लगा कि कोई भी बड़ा शासक आएगा और हम पे वार करेगा, हमको क्या करेगा? तहस नहस कर देगा। हम भी आपस में मिलजुल कर रहें, तभी जो है क्या है, हमारी भलाई है। कला के क्षेत्र में गंधार शैली का भारत में विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। ठीक है, जो कला के क्षेत्र में गंधार शैली का विकास किसका प्रभाव है? यूनानी प्रभाव ही है। आगे बढ़ते हैं, यूनानियों की मुद्रण निर्माण कला का प्रभाव भारतीय मुद्रा कला पर दृष्टिगत होती है। उलूक शैली के सिक्के इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है? इसी के उदाहरण है। व्यापार के क्षेत्र में पश्चिम के देशों के साथ जल मार्गों का पता चला, जिनका कालांतर में व्यापार पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी कि इनके आने की वजह से जो है जल मार्गों का पता चला, और ये जो है जल मार्ग क्या हुए? व्यापार के क्षेत्र में क्या हुए? एक माइलस्टोन जो है के रूप में कार्य किए। तो इतने सारे जो है बेनिफिट हुए सिकंदर के आक्रमण के बाद। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने के क्या उद्देश्य थे? दोनों के बारे में लिखना है। ठीक है, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो पहले महमूद गजनबी को देख लेते हैं। महमूद गजनी जो है पश्चिम एशिया का एक छोटी सी सियासत गजनी का शासक था। महमूद गजनी जो है इसी के नाम से पड़ा है महमूद गजनवी। गजनी जो गजनी का रहने वाला था, वह भारत की धन संपदा से अत्यंत आकर्षित था। किससे आकर्षित था? धन संपदा से। ठीक है, महमूद गजनवी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह भारत की धन संपदा से को प्राप्त करना चाहता था। धन संपदा के लिए ही भारत में आया था। ठीक है, कौन? महमूद गजनवी। इस उद्देश्य से उसने 1000 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, उसने मंदिरों को नष्ट किया, मूर्तियों को तोड़ा, भारत से लगातार अपार धन, आभूषण, सोना चांदी, धन लूटकर गजनी ले जाता रहा। आगे बढ़ते हैं और मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा आप यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी एक महत्वाकांक्षी और कट्टर मुस्लिम शासक था। क्या था? महत्वाकांक्षी और कट्टर मुस्लिम शासक था। वह गजनी हिरात के बीच स्थित गोर प्रदेश का निवासी था। अपने प्रदेश के नाम पे ही मोहम्मद गोरी भी नाम रखा था। उसका वास्तविक नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी शहाबुद्दीन गोरी था। महमूद की मृत्यु के बाद गोरी के भाई गयासुद्दीन ने 1174 में गजनी पर अधिक अधिकार कर लिया। ठीक है, महमूद की मृत्यु के बाद गोरी के भाई गयासुद्दीन ने 1174 में गजनी पर अधिकार कर लिया और गजनी के शासन प्रबंधन का उत्तरदायित्व मोहम्मद गोरी को सौंप दिया। इसके भाई ने वो किया, अधिकार किया और अपने भाई को सौंप दिया मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी जीवन प्रयत्न अपने भाई के गयासुद्दीन के प्रति निष्ठावान रहा। ठीक है, मोहम्मद गोरी के अत्यंत महत्वाकांक्षी और धर्मांध शासक माना जाता है। महत्वाकांक्षी और धर्मांध शासक माना जाता है। भारत पर उसकी आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाना। ठीक है, अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाना, मुल्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। मुल्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। मुल्तान के सुल्तान सहवाग कहा जाता है। मुल्तान जो है इस समय पाकिस्तान में, उस समय भारत में हुआ करता था। भारत में अतुल धनराशि प्राप्त करना। भारत में जो अतुल धनराशि थी उसको प्राप्त करना। भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार करना और मूर्ति पूजा का विनाश करना। मध्य एशिया में अपने शत्रु ख्वारिज्म के शासक का अंत करने के लिए सुदृढ़ भारत साम्राज्य की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। गुप्तकालीन साहित्य प्रगति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, गुप्तकालीन साहित्य की प्रगति का उल्लेख कीजिए। देखिए, गुप्त काल जो है भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसने इस युग में हर क्षेत्र में, ठीक है, हर क्षेत्र में, चाहे वो खगोल हो, विज्ञान हो, साहित्य हो, हर क्षेत्र में बहुत ही मतलब एक जो कहते हैं स्टैंडर्ड उससे ऊपर की रेट से विकास हुआ था। ठीक है, इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग कहा जाता है। भारत में गुप्त शासन काल के दौरान ही कला और साहित्य का अद्भुत विकास हुआ था। कला और साहित्य का अद्भुत विकास हुआ था। इस काल की वास्तुकृतियां और साहित्य को आज भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल को संस्कृत साहित्य के लिए
स्वर्ण युग माना जाता है। संस्कृत साहित्य के लिए स्वर्ण युग किसको मानते हैं? गुप्त काल को ही मानते हैं। गुप्त काल का प्राचीन भारत के इतिहास और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। गुप्त काल को संस्कृत के श्रेष्ठ कवियों के युग के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसमें जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवि हुए गुप्त काल में। देखिए, गुप्त काल के कवियों को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग कौन है? इसमें वो कवि हैं जिसके बारे में अभिलेख द्वारा जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इन कवियों की किसी कृति के बारे में ठीक ठाक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जैसे इस श्रेणी में है हरिसेन, साव बिरसेन, वत्स भट्टी, वासुल जैसे महान कवि आते हैं। इनको जो है अभिलेखों से जाना जाता है, लेकिन इनके जो लिखित जो भी क्या कृतियां हैं उनको जो है ज़्यादा मात्रा में हमें उपलब्ध नहीं है। और दूसरी क्या है? द्वितीय है वो कवि हैं शामिल हैं जिसकी रचनाओं के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध है। इस श्रेणी में भरत श्रेष्ठ आते हैं, कालिदास जी आते हैं, भारवी आते हैं, भट्टी आते हैं, मातृगुप्त, विष्णु शर्मा, इतने से लोग आते हैं। अब देखिए कालिदास की कृतियां क्या हैं। कुछ दो कवियों को हम देख सकते हैं, कालिदास और विशाखदत्त मुख्य रूप से ये मेन है। अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रमो वर्षी है, मालविकाग्निमित्रम है, महाकाव्य कविताएं रघुवंशम है, कुमार संभव है और मेघदूत है। विशाखदत्त की जो है, विशाखदत्त की गुप्त काल में जो है संस्कृत भाषा में, तो विशाखदत्त क्या थे? महान नाटककार थे। ठीक है, किसके? संस्कृत भाषा के महान नाटककार थे। विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त की पत्नी देवी और उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी को बेहद सुंदर ढंग से वर्णित किया है। जो देवी चंद्रगुप्तम है उसमें जो है गुप्त वंश के शासक रामगुप्त की पत्नी और उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है कहानी का वर्णन हुआ है। दो अन्य महान रचनाएं उनके देवी चंद्रगुप्तम और राघव वानंदम नाटक भी है। उनके सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है? मुद्रा राक्षस है। ये कई बार प्रश्न में आ चुका है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, रचयिता कौन है? विशाखदत्त है। देवी चंद्रगुप्तम भी इनकी रचना है और रघुवानंदम भी इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। राजपूतों में कौन से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया उल्लेख कीजिए। राजपूतों ने कौन से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? देखिए 1600 से 900 ईस्वी के आसपास जो है राजपूत शासकों ने विविध मंदिरों का निर्माण करवाया। उसमें जो है प्रमुख था एलोरा का कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर और एलिफेंटा के गुफाएं, महाबलीपुरम का रथ मंदिर और एलोरा का कैलाश मंदिर। इस तरह से 900 से 1200 ईस्वी में के बीच राजपूत शासकों ने पल्लव, चोल और होयसल मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, पल्लव, चोल और होयसल मंदिरों का। साथ ही कंदरिया का महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कुरार का सूर्य मंदिर, खजुराहो मंदिर आदि का निर्माण करवाया गया था। इस सूची में माउंट आबू का तेजपाल मंदिर और पुरी जगन्नाथ मंदिर भी शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। सल्तनत काल के 4 प्रमुख इमारतों को लिखिए। बीटीसी 2016 में पूछा गया है। 4 प्रमुख इमारतों को नहीं हम कई बताएंगे, आपको बस याद रखना है। ठीक है, देखिए कुबत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, अलाई दरवाजा, जमात खाना मस्जिद। कुबत उल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, अलाई दरवाजा, जमात खाना मस्जिद और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। ये सब जो है सल्तनत काल में बने हुए हैं। इनको आपको ध्यान से देख लेना है। 4 लिखना था, 7 बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। चक्रवात किसे कहते हैं? इसके प्रमुख प्रभाव बताइए। चक्रवात जो है किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रभाव बताना है आपको। चक्रवात एक भयानक तूफान होता है जिसकी गति जो है 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। कारण क्या है? जब गर्म मौसम में सागरों का जल वाष्पित होता है तो यह ऊपर जाकर संघनित होता है और बादल बनता है। ठीक है, जब गर्म मौसम में सागर का जल वाष्पित होता है तो यह ऊपर जाकर क्या होता है? संघनित होता है और बादल बनता है। ऊपर उठती वायु की स्थान लेने के लिए वायु जो है ठंडी हवा तेजी से नीचे आती है और वहां यह एक केंद्र के आसपास चक्रीय गति डेवलप हो जाता है। गर्म हवा ऊपर गई, गर्म हवा कहाँ गई? ऊपर गई, और ये ठंडी हवा नीचे आई। फिर ये ठंडी होकर क्या आई? नीचे आई, और ये गर्म होकर क्या गई? ऊपर गई। इस तरह से चक्रीय गति जो है बन जाता है। ठीक है, अर्थात सागर के गर्म के जल के ऊपर उपस्थित वायु के तापमान और दबाव में अंतर के कारण चक्रवात पैदा होता है। चक्रवात के प्रभाव निम्नलिखित हैं। फसलों, स्वास्थ्य, समुद्री यानों आदि पर चक्रवात का विपरीत प्रभाव पड़ता है। फसलों को नुकसान पहुंचाता है, स्वास्थ्य को पहुंचाता है, समुद्री यानों को पहुंचाता है।
भूस्खलन व बाढ़ से जनजीवन को भारी नुकसान होता है। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। सबसे लंबा संविधान लिखित संविधान है, ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का संविधान। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, बिल्कुल, आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ठीक है, इन सब से लिया गया है। कठोर भी है और क्या है, लचीले का, दोनों का क्या है, मिश्रण है। कठोरपन भी है और लचीलापन भी है इसमें। संज्ञानात्मक और एकात्मकता का मिश्रण है, ठीक है, संज्ञानात्मकता और एकात्मकता का क्या है, मिश्रण है। सरकार क्या है कि संसदीय एक रूप है, ठीक है, सरकार जो है संसदीय रूप में है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सोचता। संसदीय संप्रभुता मतलब कि जो मेन पावर है संसद के हाथ में है, और न्यायालय को सर्वोच्च माना गया है, कानून का शासन है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट 8 पे आते हैं, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत है और स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है, यहाँ की स्वतंत्र है। मौलिक अधिकार दिए गए हैं यहाँ के नागरिकों को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सरकार को इंडिकेट करते हैं कि आपको ऐसा काम करना है, जनता की भलाई के लिए काम करना है, ठीक है। ये नीति निर्देशक तत्व बताते हैं। मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं यहाँ के नागरिकों को। भारत धर्मनिरपेक्षता है, यानी कि यहाँ पे सभी धर्म क्या है, समान है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि सभी को मत देने का क्या है, अधिकार है, जो भी 18 वर्ष से ऊपर है। एकल नागरिकता है, यानी कि यहाँ पे नागरिकता एक ही है। स्वतंत्र निकाय है। आपातकालीन प्रावधान भी है। आपातकाल की स्थिति में क्या क्या होगा। 3 स्तर की सरकार है, ठीक है, और सहकारी समितियां हैं। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। अच्छे नागरिकों के 4 गुण बताना है आपको, ठीक है। अच्छे नागरिकों के 4 गुण बताना है, ब्रिटिश द्वारा सुलभ पूछा गया है। देखिए, हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ठीक है। अच्छे नागरिक के गुण में यह है कि वह संविधान का पालन करे, आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखे और पालन करे। जो भी स्वतंत्रता में राष्ट्रीय आंदोलन होते उसके उच्च आदर्शों और हृदय से संजोए रखे और पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, अपने राष्ट्र की रक्षा करे। ये सभी नागरिकों का क्या है, कर्तव्य है। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। वनों से होने वाले लाभ को बताइए। आसान प्रश्न है लेकिन जानना जरूरी है। वर्षा के समय पर हो, वनों से क्या फायदा होता है, वर्षा समय पर होता है, मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है, प्रदूषण की मात्रा घटती है, बाढ़ नहीं आता है, अकाल न पड़े, ये आदि मुसीबतों से वन हमें बचाते हैं, ठीक है। हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, फर्नीचर, दवाइयाँ आदि जो है किससे बनते हैं, वन से ही बनते हैं। आज के औद्योगिक युग में हरा चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, औषधि, रेशे, फल फूल, कृषि उपकरण इत्यादि जो है विभिन्न प्रकार के उद्योग से ही कच्चे माल के रूप में प्राप्ति होती है, वन से ही, ठीक है, वन से प्राप्ति होती है, और सभी जो है वन पर निर्भर है। तो इतना सारा चीजें जो है हमें वनों से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और बिंदुसार का राज्यारोहण किस सन में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है और बिंदुसार का राज्यारोहण किस सन में हुआ था। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व के श्रवण बेला में उपवास द्वारा किया गया था। उपवास रखा था इन्होंने, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर किया था 322 ईस्वी में। 322 ईस्वी में इन्होंने हराकर उसकी स्थापना की थी, और 298 ईस्वी में जो है ये इनकी मृत्यु हो गई। मौर्य सम्राट बिंदुसार आजीवक धर्म के अनुयायी थे। किसका अनुयायी थे, आजीवक धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। उन्होंने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। 297 में जो है क्या कौन बन गया, बिंदुसार बन गया। कहते हैं कि जब यहाँ से जो है दक्षिण भारत की तरफ रुख किए, अपने जो है उपवास के द्वारा अपने आप को जो है क्या कहते हैं उसको, यहाँ से मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो वो जो है यहाँ पे अपने बच्चे को राजा बना के गए थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का नाम लिखिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किसी 4 का नाम लिखिए। हम 9 रत्नों को बता दे रहे हैं पूरा, आप याद कर लीजिएगा। भारतीय परंपरा के अनुसार धन्वंतरी, छपनकम, अमर सिंह, शंकु, खटरपारा, कालिदास, बेताल भट्ट, बौरुचि और बराहमीर उज्जैन में विक्रमादित्य के राज दरबार के अंग थे। कहते हैं कि राजा के पास 9 रत्न कहलाने वाले 9 ऐसे विद्वान थे। कालिदास प्रसिद्ध संस्कृत राजकवि थे, ठीक है। तो ये 9 विद्वानों को हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं।
ये बलोची भी हैं और बराह मिहिर भी हैं। तो बराह मिहिर, कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, शंकु, सब तो आप नाम सुने होंगे, तो इनको कम से कम आप लोग याद रख सकते हैं। विशाख दत्त के द्वारा लिखित 2 नाटकों के बारे में लिखिए। अभी विशाख दत्त के बारे में बात हो चुकी है। देखिए, विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त की पत्नी देवी और उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त की द्वितीय की कहानी में बेहद सुंदर ढंग से वर्णित किया है। उनकी 2 अन्य महान रचनाएं देवी चंद्रगुप्तम और राघवानंद नाटकम है। ठीक है, राघवानंद नाटकम और देवी चंद्रगुप्तम है। और उनकी सबसे प्रसिद्ध क्या है? मुद्र राक्षस है। तीनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, मुद्र राक्षस तो सबसे वो है, चर्चित है। देवी चंद्रगुप्तम और राघवानंद नाटकम, ये भी याद करना है। 26 पे आते हैं। राजपूतकालीन पूर्वी भारत के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए। राजपूतकालीन पूर्वी भारत के 4 प्रमुख मंदिर, लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथपुरी मंदिर है, सूर्य का मंदिर है और जैन मंदिर है। ये 4 मंदिर हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। राजपूतकालीन पूर्वी भारत के मंदिर हैं। अपशिष्ट किसे कहते हैं, यह बताना है। अपशिष्ट किसे कहते हैं? देखिए, अपशिष्ट यानी कि वेस्ट का शाब्दिक अर्थ है अवांछित, अनुपयोगी, वर्ज्य या कचरा। ठीक है, किसी भी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग करने से होने के बाद जो शेष बचता है उसे अपशिष्ट या अवांछित पदार्थ कहते हैं। जो प्राथमिक उपयोग हो गया तो जो भी शेष बचता है उसके क्या कहेंगे? अपशिष्ट या अवांछित पदार्थ कहते हैं, यानी कि वेस्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए नगर पालिका, घरेलू कचरा, जल अपशिष्ट, सीवेज, शारीरिक मलमूत्र, रीढ़धर्मी अपशिष्ट, ये सब क्या है? वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा और संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? देखिए, अब ये ऐसा प्रश्न है कि आपको एक्यूरेट चीज लिखना है, नहीं लिखेंगे कुछ भी उसमें आवट बावट लिखिए, नंबर मिलने वाला नहीं है। स्पेसिफिक होकर उन्होंने पूछा है तो इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। गणतंत्र भारत के 26 जनवरी 1950 को संविधान में अमल में लाया गया। ठीक है, तो 26 जनवरी को मुख्य रूप से ये अमल में लाया गया, लेकिन ये पारित बन के तैयार तो जो है 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें समय लगा था। आगे बढ़ते हैं, 29 पे आते हैं। मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? बीटीसी 2017 में पूछा गया है। मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? देखिए, शासन की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। मौलिक अधिकार जो है, जो सरकार है उसकी, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जो विकसित अर्थव्यवस्था है और विकासशील अर्थव्यवस्था, उससे आप क्या समझते हैं? देखिए, विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय विकासशील देश से अधिक होता है। जो विकसित देश होते हैं उसमें विकासशील देश की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण विकसित देश में बेरोजगारी दर कम होता है। बेरोजगारी का रेट क्या होता है? कम होता है। वहां सकल घरेलू उत्पाद कर दर अधिक होती है। वहां की तकनीकी उच्च स्तर की होती है। क्या होती है? तकनीकी क्या होती है? उच्च स्तर की होती है विकसित देशों की, जिसके कारण कच्चा माल की बर्बादी कम होता है। तो इतनी सारी चीजें हैं विकसित और विकासशील देशों में अंतर। मुख्य बिंदु हमने बता दिया है। आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। विकसित राष्ट्र में जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। विकासशील में अपना चीन हो गया, भारत हो गया। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल बना के लिख सकते हैं। कुछ भारत की विशेषता लिख सकते हैं, कुछ अमेरिका की विशेषता लिख सकते हैं। बढ़ा चढ़ा के लिखना है, लेकिन जो मुख्य क्रक्स है वो मैं आपको हर क्वेश्चन में बता दिया हूँ। फिर वही आपसे एक अपील है कि कुछ नहीं करना है, सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।